तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है हम अंडरस्टैंड करते हैं। आज की डेट में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स, वेल डिफाइंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं अपनी वर्किंग में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स हैं फंडामेंटल ट्रुथ की, दैट एक्ट एज गाइडलाइंस की तरह वो काम करते हैं एंड टेक द मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड अपॉन साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड है, इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड है, एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, जनरल भी गाइडलाइंस हैं ये फॉर डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर कैसा होना चाहिए इंप्लॉइज का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मे रिलेट टू द सुपीरियर विद द सबॉर्डिनेट और सबॉर्डिनेट विद द सुपीरियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, उतने रिजिड नहीं होते क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉर्मली फ्लैक्सिबल होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि ये ह्यूमन के साथ डील करते हैं इसलिए ये फ्लैक्सिबल रहते हैं। रिजिड प्रिंसिपल्स हैं ये प्योर साइंस के। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना, दे अप्लाई अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। जितना बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके हिसाब से ये अप्लाई होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद द टाइम और सिचुएशन के साथ ये चेंज नहीं होते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन ह्यूमन बींग, ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, इसलिए सेम रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते क्योंकि ह्यूमंस सेम आइडेंटिकल मैनर में रिस्पॉन्ड नहीं करते। बट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ना वो फिजिकल मैटर्स में अप्लाई होते हैं, इसलिए दे शो दी सेम रिजल्ट। जितने भी हमारे मैनेजमेंट हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी नेचर क्या होती है। कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल होगा ना वो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस को डिफाइन करेगा फॉर डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस व्हाइल परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। नेचर क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये अप्लाई होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, नेचर, ऑल लेवल्स एंड एट ऑल टाइम्स, हर एक के साथ ये अप्लाई होते हैं। दिस रिजल्ट मे वेरी एंड एप्लीकेशन मे बी मॉडिफाइड बट जनरली दीज प्रिंसिपल्स आर सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इनकी एप्लीकेशन जरूर वेरी हो सकती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम अप्लाई होते हैं या कुछ मॉडिफाइड शेप में अप्लाई होते हैं या 2 या 3 प्रिंसिपल मिलके सिंगल बनता है एप्लीकेशन, राइट। जनरल गाइडलाइंस हैं ये। मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं होते, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होती हैं हमेशा। दीज कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली, हर एक सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल अप्लाई कभी नहीं हो सकता। ह्यूमन बिहेवियर्स अनप्रिडिक्टेबल है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस। The principle of fair remuneration guide the managers to give adequate salary to the employees. But what amount of salary is fair depends upon the nature, size and financial capacity organization की depend करती है. Formed by practice and experimentation. These principles of management have been developed only after deep and thorough research. They are not developed overnight, develop नहीं होते. They are not personal feelings of any person. ये किसी भी एक बंदे की personal feelings नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल हैं एंड मॉडिफाई हो सकते हैं बाय द मैनेजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से। दे आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट्स। प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या इंसिस्ट करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इनटू फ्यू हैंड्स एंड अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, बट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ। सो एग्जाम्पल में क्या बता रहा है वो कि हम ये मानते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बट वो कितना डेलीगेट करना है, कितना डिसेंट्रलाइज करना है, इट डिपेंड्स द नेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो स्टाफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिहेवियरल नेचर, जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे आर फॉर्म्ड टू गाइड करने के लिए या इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, to help to improve the relationship between superior, subordinate and all members of the organization. Cause and effect relationship, management principles are based on cause and effect. That means these principle tells us if a particular principle apply होगा किसी भी situation में उसका result क्या निकलेगा. Although these principle cannot state perfectly absolute result because these are applied on human beings, but it helps in knowing some idea कि effect उसका क्या होगा. Contingent, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिपेंडेंट होते हैं ऐसी सिचुएशंस के जो प्रिवेल करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, इसलिए उनका एप्लीकेशन, उनका अफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे।
सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, सबसे पहले इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो इंक्रीज करते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी को। कैसे? उनकी नॉलेज इंक्रीज करके, उनकी एबिलिटी इंक्रीज करके, एंड अंडरस्टैंडिंग, उनकी मैनेजरियल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करवा के, सर्कमस्टांसेस बेटर उनको अंडरस्टैंड करवा के। दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी है ना, वो इक्विप करते हैं मैनेजर्स को टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखना अपने डिसीजंस का या एक्शंस का। देयरफॉर द वेस्टेज एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर अप्रोच वो कम हो जाती है। साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स टू टेक थॉटफुल डिसीजंस। सोच समझ के डिसीजन लेना जरूरी है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोच समझ के अप्लाई करना इसके लिए ज़रूरी होता है। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। सो हर जो बिजनेसमैन है, ही हैज़ टू मेक चेंजेस in the organization as per the changes that take place in the business environment. Management principles help the managers in implementing the changes. हर एक चेंज को इम्प्लीमेंट करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं, राइट डायरेक्शन में एंड राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन में ये सपोर्ट करते हैं। फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी बिजनेस का सबसे पहला एम प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही है, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल कैसे है? थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप हुए हैं इस तरह से दैट हेल्प इन फुलफिलिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आर यूज्ड एज ए बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ ऑल द मैनेजमेंट थ्योरीज। बेसिक है, ये कोर होता है हर एक मैनेजमेंट थ्योरी का। अब हमने दो तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ने हैं हेनरी फ्योल के, एक हमने पढ़ने हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के। हेनरी फ्योल का बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हैं जनरल प्रिंसिपल्स। सो हेनरी फ्योल ने क्या कहा था? ही इज ट्रीटेड एज, हेनरी फ्योल 1841 से 1925 तक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट था। ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स बोलते हैं हम इसको। सो हेनरी फ्योल जो था ना, ये फ्रेंच था बेसिकली। सो इसको एक डिग्री मिली थी माइनिंग इंजीनियरिंग की 1860 में, और स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी में ये इंजीनियर काम कर रहा था। 1888 में ही वॉज प्रमोटेड एज ई मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी भी अपनी एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ये प्रमोट हुआ था। सो इसने इंजीनियर से शुरू किया था कोल माइनिंग कंपनी में, और एमडी प्रमोट हुआ था उस कंपनी का। एड सो कितने ईयर्स? 1860 पे शुरू किया था, 1888 28 ईयर्स ही वर्कड इन द सेम कंपनी, और इंजीनियर बेसिक पोजीशन से ही रोज टू एमडी। एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट द कंपनी वाज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड मैनेजरियल टेक्निक्स को अप्लाई किया, कंपनी को इस सिचुएशन से बाहर निकाला, एंड ही सक्सीडेड। When he retired 30 ईयर्स के बाद, कंपनी एक लीडिंग कोल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी। सो फ्योल ने आइडेंटिफाई किया मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट। सो फ्योल ने क्या किया? फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए। ये वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे जो एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू परफॉर्म दी मैनेजरियल एक्टिविटीज को प्रॉपरली और राइटली परफॉर्म करने में हेल्प करते थे। ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे, गाइडलाइंस थी हर एक मैनेजमेंट फंक्शन की। जो भी मैनेजर था, ही मस्ट एक्ट एज पर दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ताकि वो अपने गोल पे पहुंच पाए और एक सरप्लस क्रिएट कर पाए। ऐसा नहीं है, हेनरी फ्योल ने राइटिंग्स भी दी हैं, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो 1949 में पब्लिश हुई एंड इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन वर्क इन क्लासिकल मैनेजमेंट में। एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन उसने एस्टैब्लिश की। लेट अस मूव टू हिज 14 प्रिंसिपल्स। वी स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, हर एक पॉइंट को मैंने बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी तरह लिखा हुआ है, सो दैट आपको क्लियरली समझ आ जाए। इसमें मेन पॉइंट्स भी हैं, आपको ये पॉइंट्स वहाँ हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम में। राइट। सो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जितना भी काम है, सारा का सारा काम छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल टास्क में डिवाइडेड है। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग दी होल वर्क, एक बंदे को देने से अच्छा है वन टास्क और यूनिट और वर्क
दिया जाए, सो दैट शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन के हिसाब से। जब कोई भी एक काम, एक पार्ट ऑफ द जॉब अगेन एंड अगेन वो काम करेगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी उस काम को करने में, जिससे एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव होगा। सो दीज बिकम द एडवांटेजेस। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली स्पेशलाइजेशन लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मैनेजर डिवाइड द होल वर्क इनटू पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड वन पर्सन कैन बी आस्क्ड टू कट द वुड पीसेस। फर्नीचर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है लकड़ी, सो एक बंदे को वो बोलता है लकड़ी काट दो। वन टू जॉइन देम, एक और उसके साथ हेल्प कर सकता है काटने की, लकड़ी काटने के लिए, एक पॉलिश करने के लिए, एक उसको फिनिशिंग टच देने के लिए फर्नीचर बनने तक। सो इससे ईच पर्सन विल बिकम स्पेशलाइज्ड इन हिज पार्ट ऑफ द जॉब एंड हिज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी improves, राइट। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ताकि वो डिसीजंस ले पाए, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ताकि वो जो उसको पावर दी है जिस डिसीजन को लेने की, वो उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, इससे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी नहीं है, उससे वर्कर को विल नॉट अलाउ द वर्कर अपना काम टाइम पे वो फिनिश नहीं कर पाएगा। देयर इज नीड टू ब्रिंग द पैरिटी, इक्वलनेस लानी है बिटवीन बोथ द बेस्ट रिजल्ट्स। इफ अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन अ वीक, ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल, परचेज करने की उसको अथॉरिटी नहीं है। इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर रूम, as a result he could not complete the target of producing 100 units on time। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर पाएगा, वो अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। टू प्रिंसिपल्स। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। सो डिसिप्लिन का मतलब है ओबीडियंस दिखाना, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल्स। ओबीडियंस दिखाना कि जो सुपीरियर ने बोल दिया ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए वही कुछ करना है। रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी करनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश रूल्स के अंडर ही चलना है, उन रूल्स को सरपास नहीं करना, उनसे बाहर नहीं जाना। ओके, सो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली ऑन द वर्कर्स पार्ट बट ऑन द मैनेजमेंट पार्ट एज वेल। दोनों ने परफॉर्म करना है, सुपीरियर भी सबॉर्डिनेट भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के अंडर ही परफॉर्म करेंगे। डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए अच्छे सुपीरियर्स चाहिए हर एक लेवल पे, क्लियर फेयर एग्रीमेंट्स चाहिए, केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज चाहिए। ए वेल डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स असेंशियल होती है फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो फ्योल क्या कहता है, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस। एक और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का। एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम। एक ही सुपीरियर से वो सारे ऑर्डर्स रिसीव करें और उसी को आंसरेबल हों। इफ देयर इज मोर देन वन सुपीरियर होगा, देयर कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स। ये ऑर्डर्स कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, द सबऑर्डिनेट विल बी कंफ्यूज्ड हुज इंस्ट्रक्शंस ही शुड फॉलो। सो अगर एक बॉस नहीं होगा तो दो, एक से ज़्यादा बॉस हुए तो दोनों बॉस अपने अपने तरीके से अलग अलग काम करने को बोलेंगे, बट द सबऑर्डिनेट मे नॉट बी एबल टू complete even the one task efficiently. So in the absence of unity of command, responsibility fix नहीं हो सकती, duplication of work may happen, overlapping orders होंगे, instructions होंगे, जिससे responsibility वो escape ही करेगा। Suppose a salesperson is asked to settle a deal with a buyer and is allowed to give 10% discount by the marketing manager, but the finance manager उसको बोलता है not to offer more than 5%। अब मार्केटिंग मैनेजर ने कहा 10% डिस्काउंट दे दो, लेकिन फाइनेंस मैनेजर कहता नो, नॉट मोर देन 5%। नाउ देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड। इट कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। अगर पूरे सभी डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
फ्योल ने एडवोकेट किया वन हेड वन प्लान। अगर एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए एंड सब लोग उसी डायरेक्शन में चलें। हर एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है, वो शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर। एक ही मैनेजर उनको डायरेक्ट करे और एक ही प्लान की तरफ लेके चले वो मैनेजर। एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमन गोल की तरफ, सबके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू कंप्लीश रेस्ट विद वन लीडर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करने का, वो एक ही लीडर पे रेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग कार एज वेल एज मेडिसिन्स, ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन मार्केट। कार की भी और मेडिसिन की भी अपनी मार्केट है एंड इट्स ओन बिजनेस एनवायरनमेंट, सबका बिजनेस एनवायरनमेंट भी अपना होता है। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, हर एक डिवीजन का अपना इंचार्ज होगा, प्लान्स होंगे, टारगेट्स होंगे। एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट डिवीजन मस्ट पुट हिज एफर्ट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्लान। जो भी उस डिवीजन का एम्प्लॉय होगा, अपने एफर्ट्स को वो उसी प्लान को अचीव करने में लगाएगा, उसी प्लान की तरफ ही जाएगा। एक ही प्लान, एक ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा, विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिवीजन अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड ओनली। एक ही हेड के अंदर वो काम करेगा। अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है, मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वन सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। ऑर्डर्स भी और रिपोर्ट भी एक ही बॉस को हो। The principle states that each group of activities having the same objective must have one head and one plan. तो ये प्रिंसिपल ये कहता है each group of activities, एक से ज़्यादा जितनी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसका having the same objective है, must have one head और एक ही प्लान होना चाहिए। एम क्या है? ड्यूल सबॉर्डिनेशन, के दो बंदे एक ही सबॉर्डिनेट को दो सुपीरियर्स ऑर्डर्स ना दें। इसमें ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, एक हेड है ना तो एक ही प्लान। इंप्लीकेशंस क्या है? इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है। डिस्प्ले, इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट। इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज एज पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के मुताबिक ही ये चलता है। नीड, इट इज नीडेड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा, ध्यान से करेगा। इट इज़ नीडेड फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली और साउंडली हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ, ये इसके काम में आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि आपका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट मैटर नहीं करता जब कॉन्ट्राडिक्टरी टू जनरल इंटरेस्ट हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मैटर्स। सो इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। किसी भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है इंटरेस्ट। ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेना, ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट लेकिन खर्चा कम। सो फ्योल ये कहता है प्राइमरी फोकस इज ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होना चाहिए एंड नॉट ऑन दोज ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ पे नहीं होना चाहिए। दिस अप्लाइज एट ऑल द लेवल्स ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द मैनेजर्स। ये किस पे अप्लाई करता है? कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पे एंड मैनेजर्स पे। इफ सम डिसीजंस हेल्प द मैनेजर पर्सनली बट रिजल्ट इन ग्रेट लॉस टू द कंपनी, वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेम्युनरेशन होता है उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉइज़ की सैलरी, वेजेस, ठीक है। रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉई शुड बी फेयर होना चाहिए, बोथ एम्प्लॉइज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए। रेम्युनरेशन शुड बी सफिशिएंट टू कीप एम्प्लॉइज़ मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव, इतना हो कि आपके एम्प्लॉइज़ मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रह सकें। इट शुड बी विद इन दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, जो भी हमारी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है उसमें होना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू इंश्योर दैट एम्प्लॉइज़ आर बीइंग पेड रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ये मैनेजर की ड्यूटी है इंश्योर करना कि जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको रेम्युनरेशन एज पर दी वर्क मिल रहा है। इफ़ दे आर नॉट पेड प्रॉपरली दे विल नॉट डू देयर वर्क विद परफेक्ट डेडिकेशन एंड कैपेसिटी। अगर उनको टाइम पे रेम्युनरेशन सैलरी प्रॉपर नहीं मिलेगी, फेयर नहीं मिलेगी, तो वो प्रॉपरली काम भी नहीं करेंगे, वो परफेक्टली डेडिकेशन से और कैपेसिटी से, फुल कैपेसिटी से काम नहीं करेंगे, जिससे उनकी एफिशिएंसी सफ़र करेगी एंड इन टर्न
कंपनी का गोल सफ़र करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अर्न ज़्यादा प्रॉफिट्स, then apart from giving extra profit to the shareholders, some profit must be given to the employees also, bonus की shape में। if this is not done, employees will leave the company at the first opportunity। जो भी उनके पास opportunity आएगी, employees उस opportunity में कंपनी को छोड़ जाएंगे और नई रिक्रूटमेंट कॉस्टलियर होगी, वो उतने डेडिकेशन और अटेंशन से काम भी नहीं करेंगे। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब सबसे पहले मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारी की सारी पावर्स आर सेंटर्ड एट वन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? सारी की सारी पावर्स आर स्कैटर्ड, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। सो एक एग्जांपल है, आप एक बैंक में 15 लाख रुपए का लोन लेने जाते हो। अब जिस ब्रांच में आप गए हो, अगर वो लोकल आपकी जगह की ब्रांच है, आपके एरिया के आसपास है, तो वो मैनेजर कहेगा ठीक है साहब, आप 2 KYC दे करा दीजिए, अपना 2-3 डॉक्यूमेंट्स और दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, ठीक है, अपनी इनकम डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपको लोन 15 लाख का मैं खुद ही सेंक्शन करवा देता हूँ। फिर आप 50 लाख का लोन लेने जाते हो। अब 50 लाख का लोन लेने जाते हो, सेम मैनेजर व्हाट विल ही से, आप मेरे को 5, 7, 10 डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मैं वो लोन की फाइल ऊपर भेजूंगा एंड ऊपर वाला बंदा डिसाइड करेगा कि क्या लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। सॉरी, जब वो फाइल ऊपर भेजता है ना, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। जब वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, उसके पास पावर होती है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। So decentralization means delegation या distribution of authority at all the levels in the organization. When the power to take decision given to the person performing the job, it is called decentralization. So जब आपके पास वो पावर है कि आप ही 15 लाख तक का लोन, 15 lakhs तक का लोन आप सैंक्शन कर सकते हो, this is decentralization. According to Fayol, an organization must not completely be centralized or decentralized. एक mix and match होना चाहिए, two depending on the size, nature and location of the business. Decentralization helps the top management to reduce their burden of handling each and every affair of the organization, and at the same time it will motivate the lower level of employees. So decentralization का मतलब क्या है? ये टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में, ताकि उनका जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है हर एक छोटी से छोटी सिचुएशन में को भी हैंडल करने में। हमने वो पढ़ा ना, MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सो डिसेंट्रलाइजेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट उस पर कॉन्सेंट्रेट करे, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो डाउन सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर दे। सो फॉर एग्जांपल क्या है डिसेंट्रलाइजेशन है? सेंट्रलाइजेशन की मेजर डिसीजन लाइक सेटिंग अप ऑफ गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज, ये सेंट्रलाइज होते हैं हमेशा, बट देयर कैन बी पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द एक्टिविटीज ऑफ डेली वर्क, रूटीन वर्क, सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, असाइनमेंट ऑफ टारगेट्स टू द वर्कर्स एक्सेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड का पार्ट है, विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन में, हायर से लोएस्ट रैंक पे काम करता है। सो ये स्कॉलर चेन है। अगर F को P से बात करनी है तो वो ऊपर E के पास जाएगा, D राइट, A के पास जाएगा, A फिर L, M, N, O को बोलेगा कि P को ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, फिर P जो आंसर देगा वो ऊपर जाएगा, फिर ये आगे कम्युनिकेट करेगा कि इसका सॉल्व ऐसे करना है। सो दिस इज स्कॉलर चेन। सो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, चेन ऑफ कमांड है, विच मूव्स फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन में। The chain specifies the route through which the information is to be communicated to the desired person. ये एक रूट है कि अगर F ने P से कम्युनिकेट करना है, E ने O से कम्युनिकेट करना है, तो उसका रूट क्या है? पहले वो A तक जाएगा, फिर A आगे कम्युनिकेट करेगा, राइट। Fayol insists that this chain must be strictly followed in the organization. ये होना चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। Every organization must pass through every key of this chain. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरी है कि वो इस चेन की हर एक की तक पास करे, हर एक इम्पॉर्टेंट बंदे तक वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ओनली देन इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द पर्सन रिक्वायर्ड। स्कॉलर चेन ऑफ कमांड गिव्स क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सो स्कॉलर चेन हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है उसमें क्लियरिटी देता है, क्लियर हमें अंडरस्टैंडिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वन हेड विच इज A, टू लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, वन ऑन दिस साइड, वन ऑन दिस साइड। सो लेट्स अज्यूम कि ये प्रोडक्शन है और ये फाइनेंस है।
One line consists of BCD, BCDEF. Another line consists of LMNOP. According to Scholar chain, if E wants to communicate with O, he has to move from, कैसे मूव करेगा वो, E, D, C, B and L, M, N, देन O तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी. बट इन केस ऑफ एमरजेंसी एक स्ट्रेट गैंग प्लैंग between E to O may be created as shown in the dotted line. So E से O एक गैंग प्लान की तरह हम क्रिएट कर सकते हैं जो डॉटेड लाइन में ये शो किया हुआ है, राइट. इस गैंग प्लान से E जब जरूरत हो वो डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकता है. अब स्कॉलर चेन के ड्रॉबैक्स क्या है? एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ह्यूज टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज इन द कोर्स ऑफ इट्स ट्रांसमिशन. मैसेज डिस्टॉर्ट होगा, अफेक्ट होगा इस ट्रांसमिशन में. गैंग प्लैंक क्या होता है? According to this concept, in case of emergency, two executives of the organization of different departments at the same level can communicate directly. So the speedy decisions and the actions could be taken. In case of the above example, अगर E को contact करना है A से, so ये था ना, तो अगर इसको इससे contact करना है, he can easily and directly communicate with the O gang plan के through. So some business opportunities may be lost. अगर पूरा ऊपर तक जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लूज भी हो जाएंगी. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सी हर एक बच्चे को मैंने देखा उसको एक कंफ्यूजन रहता है. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? ध्यान से सुनना. एक फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिक्स्ड प्लेस और कैबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर मैं इसको सही बोलूं, राइट थिंग्स एट राइट प्लेसेस. अगर कोई जगह है, आप एक शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हो, राइट, बीच में आपने टूल्स रख दिए. अब ये बंदे ने ध्यान नहीं दिया, ये सीधा जाके टूल्स के ऊपर गिरेगा, या तो ये मशीन के ऊपर भी गिर सकता है, वहीं गिरेगा तो इसके चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा. सो आपको ये टूल्स ऐसे बीच में नहीं रखने हैं. देयर आर बॉक्सेस मेड स्पेशली फॉर कीपिंग द टूल्स, राइट. दिस इज राइट प्लेस. इसी तरह एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉई है उसको कैसे काम करना है, कहाँ पे काम करना है, ये सब राइट प्लेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में. उसकी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होती. सो कोई भी ऐसा मटेरियल है या कोई भी ऐसा बंदा है, वो राइट प्लेस, राइट एट द राइट थिंग्स एट द राइट प्लेसेस. इट विल इंश्योर द स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इससे हमें पता लगता है. इफ अ वर्कर इन नीड ऑफ अ टूल, ही मस्ट नो किस बॉक्स में उसको वो मिलेगा, राइट. वो इधर उधर नहीं, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको पता है कि कहाँ मिलेगा. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज. काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट. ठीक है. एम्प्लॉयज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स. कैसे? व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस और जस्टिस. किसी को ऑनर या जस्टिस मिलेगा तभी वो अपने बेस्ट एफर्ट से काम करेंगे. अगर वो बायस्ड होगा डीलिंग विद द एम्प्लॉयज, देन एम्प्लॉयज विल गेट डिससेटिस्फाइड होंगे एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम कैपेसिटी. दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन. For example, rules for granting medical leave to an employee should be same irrespective of their position, grade और gender. जो भी rules होंगे वो सेम होंगे, उनकी पोजीशन, उनका ग्रेड और उनके जेंडर के हिसाब से सब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स सेम होंगे. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. एम्प्लॉयज़ एक बार अगर सेलेक्ट हो गए, शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. ऐसा नहीं है आज आपने एक एम्प्लॉय को एक पोजीशन पे बिठाया, 3 महीने बाद उसको कहो कि नहीं, यू आर नॉट परफॉर्मिंग, सो वी आर मूविंग टू यू टू द नेक्स्ट पोजीशन. नो, उसको एक स्टेबिलिटी देनी है उसके टेन्योर की. इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए. दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम ताकि वो रिजल्ट्स को एक्सप्रेस कर सके. अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर दिस जॉब, द एम्प्लॉयज़ कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. Principle of initiative. Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. Fayol को ये सजेस्ट करना है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी डिफाइन करें टू टेक सम इनिशिएटिव इन द मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग. उसको बनाने में, प्लान को, और उसको एग्जीक्यूट करने में इनिशिएटिव दिखाएं. इनिशिएटिव का मतलब फ्रीडम टू इट्स एम्प्लॉयज़ टू सजेस्ट देयर न्यू आइडियाज़.
हर एक बंदा फ्रीडम दिखाए, अपने एम्प्लॉयज़ को न्यू आइडियाज़ दिखाए, एक्सपीरियंसेस दिखाए और मोर कन्वीनियंट मेथड्स ऑफ वर्क दिखाए। इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसोबीडियंस नहीं होता, अल्टीमेट डिसीजन विल टेक बाय द मैनेजमेंट ही प्रॉपर ध्यान देती है, दे मे कंसिडर द सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है उनको वो सजेस्ट करती है। इट विल डेवलप अ फीलिंग ऑफ वननेस इन द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के अंदर एक अच्छी वननेस की फीलिंग वो लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सेटिंग अप ऑफ अ प्लान द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके सजेशंस, उनके आइडियाज़ को वो एक्सेप्ट करें, वेलकम करें। Last principle, 14th principle is principle of esprit de corps. Union is strength. So management should promote a team spirit in the organization, and all the employees must consider themselves as a member of the organization. A manager should replace I with we in all his conversations, and workers to foster the team spirit. Workers भी एक team spirit लेके आए. Fayol put emphasis on teamwork पे because team contribution is always better than individual कंट्रीब्यूशन। फ्योल ने हमेशा ये कहा आई की बात नहीं करनी, वी की बात करनी है। हमेशा जब हम सबकी बात करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन बेटर चल पाएगी। सो आई से टीम कंट्रीब्यूशन, वी इज ऑलवेज बेटर। ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, फिर हम इसके 4 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर 1856 में बॉर्न हुआ था, 1884 इन सैटिन। 1884 में ही जॉइन मिडवेल स्टील कंपनी, मैकेनिकल इंजीनियर, 28 की एज में। लेटर ही मूव टू बेथलेहम स्टील कंपनी। 1893 में फ्रेडरिक टेलर ओपनड एन इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग प्रैक्टिस इन फिलाडेल्फिया में। थ्रू दिस कंसल्टिंग एक्सपीरियंसेस टेलर परफेक्टेड अपना मैनेजमेंट सिस्टम। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज और टेक्निक्स उसने सेट आउट की हैं। टेलर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंस अप्लाई करता है वो हर एक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस। इसका मतलब है डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स and wishes of the managers, but जो भी decisions हैं must be based on scientific studies which are conducted by using the scientific tools। तो टेलर कहते हैं कि हर एक जो भी प्रॉब्लम आती है वो रूल ऑफ थंब से सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ साइंस से सॉल्व करनी है। ही से साइंटिफिक टूल्स को यूज करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट में होता क्या है? साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, एनालिसिस ऑफ वर्क होना चाहिए, साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स एंड वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, रीजनेबल रेम्यूनरेशन होना चाहिए एम्प्लॉइज को, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अवेलेबल सर्विसेज होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट इन नोइंग what you want to do, that is what the management wants to do exactly, and seeing it to it that they do it in the best and the cheapest manner। सबसे बेस्ट और सबसे cheapest manner में वो काम कर पाए। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ सर्टन टेक्निक्स के साथ आप इनको प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हो। सो टेलर ने प्राइमरीली 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं एंड 8 टेक्निक्स दिए हैं। सो क्या कहता है वो? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज टेलर, राइट। सो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब में क्या होता है? कोई बड़ा बुजुर्ग होता था वो किसी टाइम पे पहले कुछ जमाने में, तो वो क्या बोलता था? वो ये कहता था कि मैंने जो बोल दिया बस वही डिसीजन है, वही फाइनल है, रूल ऑफ थंब। वो कहता है ना, रिप्लेस इट बाय साइंस। टेलर ये इंसिस्ट करता है कि हर एक जॉब जो परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे बेस होनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ थंब। In the rule of thumb, decisions are taken on the basis of practical knowledge and not on the basis of scientific calculations। टेलर ने एडवोकेट किया फॉलोइंग स्टडीज टू बी मेड रिगार्डिंग दी जॉब्स। सबसे पहली मेथड स्टडी टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। टाइम स्टडी, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम, ये रिकॉर्ड करना कितना टाइम लग रहा है हर एक काम को कंप्लीट करने के लिए, हर एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। मोशन स्टडी to eliminate the unproductive and unnecessary motions or movements and helps to reduce the time to complete a particular job
efficiently. Fatigue study helps to determine the amount of frequency of rest levels required for a worker during a particular job. Harmony not discord. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. दोनों को ये रियलाइज होना जरूरी है कि ईच वन इज इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है या सिर्फ वर्कर्स, दोनों इंपॉर्टेंट हैं. टेलर ने एडवोकेट किया मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स एंड द सेम टाइम वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट देयर लेवल बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. टेलर्स फील दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स as well as the prosperity of employees. So main objective क्या है वर्कर्स का, is to earn more, and objective of management is to maximize the production. Instead of discord for each other's objective, workers can earn more by producing more, which will help in maximizing the production also. थर्ड प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सब लोग मिलके काम करें, कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉइज and the management instead of individualism. Competition should be replaced by cooperation के साथ replace होना चाहिए for all important decisions जो management लेती है. Worker should be taken into confidence. हमेशा worker के support और confidence के साथ ही कोई भी decision होगा. Worker should also not go for a strike. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट को कुछ करना है, वर्कर्स भी कभी स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे और अनरीजनेबल डिमांड्स मैनेजमेंट को नहीं देंगे. ये वो सिचुएशन है जहां पे एम्प्लॉयर जो है वो टेक केयर करेगा एम्प्लॉइज की नीड्स की. For example, assigning the job to the workers, if management asks them about their interest and then worker is assigned according to their interest, definitely the worker will perform it more effectively. Development of workers to the greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends upon the efficiency of workers. Workers' efficiency depends upon the proper selection, training and assigning the duties according to their qualification. Efficiency को improve करने के लिए they should be given the required training. उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है. This will ensure the greatest efficiency and prosperity कंपनी के लिए भी and workers के लिए भी. So these were the 4 principles of साइंटिफिक मैनेजमेंट. इनके साथ में 8 टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बनाई थी. प्रिंसिपल्स ऑफ जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है दे आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ सर्टन टेक्निक्स. कुछ टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की. फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब है टेलर ने ये सजेस्ट किया डिवीजन ऑफ फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करो. एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए. दैट इज प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन. सो प्लानिंग इन चार्ज कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लानिंग ऑफ द जॉब ऑफ वर्कर्स एंड प्रोडक्शन इन चार्ज सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करेगा. टेलर ने ये कहा फोरमैन इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए. ये सारी की सारी क्वालिटीज कांट बी फाउंड इन 1 पर्सन में नहीं होती. सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स. 8 होने चाहिए एक्सपर्ट्स, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट टू ऑर्डर एंड गाइड दी वर्कर्स. सो इस तरह से 8. लेट अस डिस्कस ऑल दी 8 1 by 1. द फर्स्ट वन, प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क. रूट, so foreman responsible for determine the sequence of steps for completing a particular job. route. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वो इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा वर्कर्स को टू बी फॉलोड बाय देम. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो रिकॉर्ड करेगा टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ अ जॉब एंड प्रिपेयर्स कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब. डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा. ईच जॉब इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर. डिसिप्लिन्ड मैनर में हर एक जॉब परफॉर्म होगी. अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गैंग बॉस, so he arranges all the machines, tools and other resources required for the performance of the job so that there is no delay. Speed boss, this foreman assures timely completion of the work. Repair boss, so ये foreman maintenance पे ध्यान देगा machines की. Inspector, ये चेक करेगा किस चीज़ को, quality control, आउटपुट की क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सेकेंड टेक्निक. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट एक्सेट्रा. स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट्स एंड क्वालिटी ऑफ अ
product. Simplification aims at eliminating unnecessary diversity of products. The objects of standardization क्या क्या हैं? First, standards of performance. आपको establish करना है standards of performance. क्या होती है standards of performance? यानी कि मैन की और मशीन के आपको objectives सेट करने हैं, जो आप स्टैंडर्ड परफॉर्म करना चाहते हो वो आपको सेट करने हैं. टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, एक से दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरचेंजेबल पॉसिबल हो सके. टू स्पेसिफाई अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कलर. टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मेंटेन करना जरूरी है. देन वर्क स्टडी is a systematic, objective oriented, analytical and critical assessment of the performance of workers. बहुत सारे ऑपरेशंस में, वर्कशॉप में. मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी. मेथड स्टडी क्या होता है? मेथड, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. किसी भी काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका, उसको हम मेथड स्टडी बोलते हैं. Procurement of raw material till the final product, delivery to the ultimate consumer, all the activities involved comes under the method study. इस मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है? is to cost of production and improve the quality level of the customer satisfaction. तो इस मेथड स्टडी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना और क्वालिटी लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना. कार मैन्युफैक्चरिंग में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, प्लेस फॉर मैन, मशीन्स, रॉ मटेरियल, ये सब सिस्टमेटिकली डिसाइड होते हैं. Motion study, it refers to the study of various movements, sitting, standing, holding, turning, changing position, etc. वर्कर्स की जब वो अपना काम कर रहे हैं. सो मोशंस, क्या क्या मोशंस यूज़ करते हैं अपना काम करते हुए? कितनी देर उनको बैठना पड़ता है, फिर खड़े होना पड़ता है, फिर क्या होल्ड करना पड़ता है, कितनी देर के लिए होल्ड करना पड़ता है, टर्न अप करना कितना पड़ता है, चेंज पोजिशंस, किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए. मेन ऑब्जेक्टिव स्टडीज टू आइडेंटिफाई द मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव. कितने प्रोडक्टिव हैं, कितने अनप्रोडक्टिव हैं, कितने मजबूरी में इंसिडेंटल करने पड़ते हैं. दिस स्टेप्स हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मूवमेंट्स सो एज टू कंप्लीट अ टास्क इन लेस टाइम. उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. While observing an average worker, if it is observed that he has to bend frequently to pick up tools from the toolbox placed under his table, then a stool can be placed near his seat to keep the toolbox so the worker does not waste his energy in bending again and again. बार बार झुकने में उसको जो भी एनर्जी लगती है वो एनर्जी से सेव हो जाएगा. सेव्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी, को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है. Time study, it determines the standard time taken by a workman to perform a given task. The standard time is fixed by taking several readings of a specific task. Its purpose is to decide how much time is normally required by the workers to perform a certain job, and thus to determine the number of workers to be employed for a fair day's work. कितने number of employees हैं जो fair day सही काम करने के लिए चाहिए. Helps in calculating labor cost, फ्रेमिंग सूटेबल इंसेंटिव्स. सो लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, सूटेबल इंसेंटिव्स को परफॉर्म करने के लिए, स्कीम्स को परफॉर्म करने के लिए कितना चाहिए. द टाइम टेकन इन डूइंग अ टास्क इज असाइन टू अ वर्कर, को असाइन करते हैं बाय यूजिंग टाइम मेजरिंग डिवाइसेस जैसे स्टॉप वॉच एक्सेट्रा. सो स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू मेक अ लंच बॉक्स इज 30 मिनट्स. सो 1 घंटे में ही विल मेक 2 बॉक्सेस. अज्यूम द वर्कर 8 घंटे काम करता है तो 16 लंच बॉक्स बनाएगा एक दिन में. अब स्टैंडर्ड टास्क है, वर्कर हैज़ टू परफॉर्म, सो वेजेस कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. सो टाइम स्टडी एक्चुअली मैनेजर को हेल्प करती है टू डिसाइड हाउ मच टाइम इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ सर्टन जॉब. किसी भी एक काम को करने में कितना टाइम लगता है. फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कमैन क्या होगा, सही सही काम करने का तरीका. डिटर्मिन द नंबर ऑफ वर्कर्स जो भी एम्प्लॉयड होंगे. टू फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स क्या होंगी. नेक्स्ट इज फटीग स्टडी. फटीग स्टडी क्या होती है? ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. कोई भी बंदा थक जाता है कुछ देर काम करने के बाद, फिजिकली भी और मेंटली भी. इफ ही और शी इज मेड टू वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट, द रेस्ट पीरियड enables वन टू रीगेन अपना स्टेमिना एंड टू वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी. फटीग स्टडी इंटेंड्स टू फाइंड आउट द नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. कितनी देर के बाद वो रेस्ट करेगा, नंबर क्या है, that must be provided to a worker in completing a job efficiently. Workers cannot work at a stretch. कोई भी वर्कर एक continuously stretch पे काम नहीं कर सकता. For example,
If workers are involved in heavy manual labor such as bricklaying or poor working conditions, then small pauses must be given to them to re-energize, and after each interval they resume their work with great enthusiasm. उसको रेस्ट करने को दो, एक पावर नैप चाहे लेने को दे दो, उसके बाद वो अपना काम फिर से रिज्यूम कर पाएगा. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. सो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट है जिसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग रेट्स पे सैलरीज देते हैं उनको. टेलर ने सजेस्ट किया 2 टाइप्स ऑफ वेजेस सेम काम करने के, हायर वेजेस फॉर एफिशिएंट वर्कर्स एंड लोअर वेजेस फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स. टेलर ने क्लासिफाई किया वर्कर्स एज efficient or inefficient on the basis of their performance. Workers who perform up to or above the standards set them for regarded as efficient, उनको मानेंगे. On the other hand, inefficient workers are the ones who perform below the standard. Accordingly, a worker producing equal to or more than fair day's work is considered as efficient worker, and if paid higher rate, and worker producing less than fair day's work, we consider him inefficient worker and paid at a lower rate. For example, Narmada Limited gives ₹2 per piece if one day 25 or more units produce करते हैं, and 150 per unit if one day less than 25 units produce करते हैं. So एक दिन में अगर आप 25 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो ₹2 पर यूनिट मिलेगा और ₹1.5 मिलेगा अगर आप 25 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे. जो 24 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है विल गेट ₹36, क्योंकि उसको ₹1.5 के हिसाब से 25 करने थे, 24 किए उसने यूनिट्स प्रोड्यूस. जहां पे एक वर्कर 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसको ₹2 के हिसाब से मिलेगा. सो उसको मोटिवेशन मिलेगा 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, बिकॉज फेलियर टू मीट टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ ₹14 फॉर हिम. एडवांटेजेस क्या है? इट डिस्क्रिमिनेट्स एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिस्क्रिमिनेट करता है. इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर्स, पेनलाइज इनएफिशिएंट वर्कर्स, मोटिवेट द वर्कर्स टुवर्ड्स हायर प्रोडक्टिविटी. सो स्टैंडर्ड आउटपुट आपने 25 यूनिट रखी है फॉर ए एंड फॉर बी, 2 वर्कर्स हैं. एक्चुअल आउटपुट जो वर्कर ए है उसकी 24 है, विच इज लेस देन दी स्टैंडर्ड आउटपुट. सो आपको ₹2 नहीं मिलेंगे, ₹1.5 मिलेगा, विच मीन्स यू लर्न ₹36. और अगर आप स्टैंडर्ड आउटपुट करते हो विच इज 25 यूनिट्स तो ₹2 के हिसाब से आपको ₹50 मिलेंगे. लास्ट टेक्निक इज मेंटल रेवोल्यूशन. अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा कंसेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट और वर्कर्स. दोनों के चेंज की जरूरत है. इट एनकरेजेस कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द 2 पार्टीज. दोनों पार्टीज आपस में कॉपरेट करें और म्यूचुअल ट्रस्ट जनरेट करें. जो मेंटल रेवोल्यूशन है ना, मेंटल रेवोल्यूशन कैसे काम करती है? थ्रू कॉपरेशन. अब कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? कॉपरेशन का मतलब वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. म्यूचुअल ट्रस्ट, वर्कर्स एंड मैनेजर शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करने में काम करे. साइंटिफिक नॉलेज, वर्कर्स एंड मैनेजर शुड यूज साइंटिफिक नॉलेज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब. शेयरिंग बेनिफिट्स, मैनेजमेंट शुड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस विद द वर्कर्स. जो भी मैनेजमेंट है वो बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के वर्कर्स के साथ शेयर करे. एडवांटेजेस क्या है मेंटल रेवोल्यूशन के? द मेंटल रेवोल्यूशन कैन लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ज़्यादा इम्प्रूव्ड, हायर, विच कैन बेनिफिट बोथ द कंपनी एंड द वर्कर्स. कंपनी और वर्कर्स को ये बेनिफिट करेगा. ऐसा नहीं है सब कुछ अलग अलग हमें डिस्कस करना है, हमें सिर्फ फेयोल और टेलर के डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप डिस्कस करना रह गया इस चैप्टर में. अब मीनिंग, सो हेनरी फेयोल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, जिसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए. एफ.डब्ल्यू. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए. अब इसका मतलब है मोर डायरेक्टेड टूवर्ड्स मैनेजमेंट टास्क्स, मोर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वर्कर टास्क्स. जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कंसेप्ट इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट है. एम्फेसाइजेस टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एप्लीकेबिलिटी, दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इट अप्लाइज टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओनली. बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. फोकस क्या है? इंप्रूव द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. अप्रोच, मैनेजर की अप्रोच है, इसमें जूनियर लेवल इंजीनियर की अप्रोच अप्लाई होती है. रिलेशनशिप क्या है फेयोल और टेलर में? सब कंट्रोवर्सीज, सब डिफरेंशियस थोड़ी हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी हैं इन दोनों में. सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप्स. टेलर और हेनरी फेयोल दोनों एसोसिएटेड थे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के साथ. दोनों ने कंट्रीब्यूट किया इमेंसली टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन में.
टेलर और फ्योल म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। सबसे पहले कंसर्न, टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर कंसर्न्ड विद वर्कर की एफिशिएंसी, जबकि फ्योल के कंसर्न्ड विद ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन एफिशिएंसी दोनों ने बात की है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स कॉमन गोल, फोकस। टेलर और फ्योल ने एडवोकेट किया डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन। टेलर की टेक्निक्स फॉलो बॉटम से अपवर्ड अप्रोच, वर्कर ऊपर तक जाएगा। फ्योल की टेक्निक्स टॉप से बॉटम अप्रोच। सो टेलर की टेक्निक्स आर मेनली विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व थी। फ्योल के रेलेवेंस था सारे फंक्शनल एरियाज में, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बल्कि सबके साथ। सो टेलर की टेक्निक्स आर मोर स्पेसिफिक, जबकि फ्योल की जनरल थी, फ्लैक्सिबल इन नेचर थी। बिगनिंग, टेलर स्टार्टेड विद इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशनल वर्कर्स एट द शॉप लेवल पे, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। लेटर गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जबकि फ्योल बिगैन द डिस्क्राइबिंग द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, और फिर नीचे आया। सो एक नीचे से ऊपर गया, एक ऊपर से नीचे आया, लेकिन दोनों ने अक्रॉस दी मैनेजमेंट पोजीशंस एंड वर्कर्स से बात की। एम्फेसाइजेस, टेलर ने एम्फेसाइज किया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मेथड्स, टूल्स, यही टेक्निक्स में है ना, टाइम, मोशंस एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। फ्योल ने स्ट्रेस किया प्रिंसिपल्स, थ्योरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। सो ये रिलेशनशिप्स हैं फ्योल और टेलर के। दैट्स इट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम माय साइड। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।